अगर आप भी इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बायोलॉजी के वे सभी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, 12th के एग्ज़ाम में आपका जो बायोलॉजी का प्रश्न है वो डायरेक्ट प्रश्न आएंगे जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इतना ध्यान रखिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन से क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर आप लगा देगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है, जीवन अवधि का मतलब यही होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि का कहा जाता है। प्रत्येक जीव की अपनी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। कुछ सूक्ष्म जीवों की जीवन अवधि कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक की होती है, किंतु अन्य पौधों में यह कुछ दिनों से लेकर हजारों वर्षों तक हो सकती है। विकसित पादपों और जंतुओं में जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। जंतुओं की तुलना में पादपों की जीवन अवधि अत्यधिक लंबी होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रश्न। अब दूसरा का प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न है कि प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। लिखेंगे उत्तर। जीवधारियों में वह क्षमता जिससे वे अपनी अपने जैसी प्रकृति उत्पन्न कर सकते हैं प्रजनन कहलाते हैं। यह जीवधारियों का म- बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ है। जीवधारुओं में प्रजनन की अनेक विधियां होती है, जिनको मुख्य दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं या फिर किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीवों अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग या संलयन हुए बिना ही कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर देता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाती है। ठीक है, देखिए यह प्रजनन केवल निम्न श्रेणी में के जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न संतानें उत्पन्न संतानें आकारिकी रूप से एवं आनुवंशिक रूप से मातृ जीव के समान प्रदर्शित करती है। इन्हें क्लोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है अलैंगिक देखिए अलैंगिक प्रजनन के गुणों की व्याख्या करें। उत्तर लिखेंगे। इसमें केवल एक जनक ही संतान पैदा कर सकता है, इसलिए इसे एक मातृक प्रजनन भी कहते हैं। दूसरा का है यह जनन केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। देखिए तीसरा केवल एक जीव बहुत अधिक संततियां उत्पन्न कर सकता है। चलिए अगला है चौथा। इस क्रिया के द्वारा प्रजनन तीव्र होता है। पांचवा है कि यह जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं करता है। छठा है कि अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, साइफा, स्लेटेस्टस, हाइड्रा, ट्यूबुलेरिया, कुछ चपटे
कृमियों, प्लेनेरिया तथा कुछ शैवाल में पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है 5 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे उत्तर कि अलैंगिक प्रजनन निम्न प्रकार का होता है। पहला होगा विखंडन। यह अलैंगिक प्रजनन की बहुत सरल विधि है जिसमें जीव शरीर साधारण विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक भागों अर्थात पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार के प्रजनन में जीव का संपूर्ण शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। दूसरा है कि विखंडन दो प्रकार का होता है। विखंडन दो प्रकार का होता है। देखिए पहला है कि द्विविखंडन तथा दूसरा का है बहुविखंडन। देखिए समझते हैं इसको भी। द्विविखंडन लिखेंगे जब जीव केवल दो खंडों में विभाजित होता है तब इस प्रजनन विधि को द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है द्विखंडन के उदाहरण। प्रोटोजोआ में द्विखंडन। प्रोटोजोआ में सर्वप्रथम केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों का समसूत्र द्वारा प्रतिलिपिकरण होता है और फिर केंद्रक खांच द्वारा दो भागों में बंटता जाता है। इसके साथ ही कोशिका द्रव्य भी धीरे धीरे केंद्रकों को पृथक होने के साथ बंटता जाता है। अंततः इससे दो स्वतंत्र पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक कोशिका में एक एक छोटा केंद्रक होता है। ये कोशिकाएं वृद्धि करके पुनः विभाजन के लिए तैयार होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास है 6 नंबर। कह रहा है कि द्विखंडन को विभाजन के आधार कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। विभाजन के आधार पर कितने प्रकार में इसे बांट सकते हैं। लिखेंगे अमीबा में अनियमित द्विखंडन। चलिए लिखेंगे उत्तर। अमीबा में द्विखंडन कोशिका के किसी भी तल में होता है किंतु प्रायः कोशिका द्रव्य विभाजन केंद्रक विभाजन के लंबवत होता है। इस प्रकार की विभाजन को अनियमित द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे है आपका कि युगलिना में लंबवत द्विखंड। लिखेंगे उत्तर कि इस प्रकार का द्विखंडन युगलिना जैसे कशेरुकी जीवों में पाया जाता है। इसमें केंद्रक का विभाजन अमीबा की भांति समसूत्री विधि से होता है। इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन युगलिना के शरीर के लंबवत होता है। केंद्रक के विभाजन प्रारंभ होने के साथ ही कोशिका मुख से होते हुए संग्राहक कशेरुकी सहित एक खांच द्वारा बंटने लगता है। यह खांच धीरे धीरे लंबवत आगे की ओर बढ़ने लगती है। केंद्रक के दो भागों में बंटते ही इस लंबवत खांच द्वारा युगलिना का शरीर भी दो भागों में बंटकर दो स्वतंत्र पुत्री युगलिना बना लेता है। ठीक है, देखिए अगर देखते हैं हम लोग। चलिए जी आ जाइए। अब देखिए इसमें आगे है थोड़ा सा पैरामीशियम या कि पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विखंडन। लिखेंगे कि पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं, गुरु केंद्रक या मैक्रोन्यूक्लियस तथा लघु केंद्रक या माइक्रोन्यूक्लियस। गुरु केंद्रक असूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बंट जाता है तथा लघु केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बंटता है।
केंद्रक के विभाजन के साथ ही पैरामीशियम के शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, जिससे मुख्य खांच बंटकर दो मुख्य खांचे बना लेती है। दोनों मुख्य खांचों के बीच से होते हुए एक अनुप्रस्थ खांच द्वारा पैरामीशियम कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में एक एक दीर्घ केंद्रक तथा एक एक लघु केंद्रक होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है 7 नंबर कि प्लेनेरिया में द्विखंडन को परिभाषित करें। चलिए उत्तर लिखेंगे कि प्लेनेरिया एक कृमि होता है। इसका शरीर चौड़ाई की अपेक्षा अधिक लंबा होता है। इसमें अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। सर्वप्रथम जंतु अपने पश्च भाग को किसी आधार पर दृढ़ता से जमा लेता है, जमा लेता है। तत्पश्चात अग्रभाग को मोड़ते हुए ऊपर की ओर खींचता है, जिससे इसके मध्य में संकीर्णन उत्पन्न हो जाता है। संकीर्णन के स्थान से जंतु दो भागों में टूट जाता है। पिछला भाग कयांतरण द्वारा शिशु कृमि बन जाता है। मातृ कृमि भी छोटा कृमि बन जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फिगर। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारे पास आता है 8 नंबर प्रश्न है कि बहुविखंडन किसे कहते हैं। लिखेंगे उत्तर जब कोई जीव अनेक बार विभाजन करता है और जिसके फलस्वरूप अनेक संततियां उत्पन्न हो तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन के उदाहरण चलिए जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। हो ज़्यादा है, चलिए बस यही एक बताएंगे हम आपको, उसके बाद छोड़ देंगे। देखिए उदाहरण है कि अमीबा में बहुविखंडन। लिखेंगे कि अमीबा में बहुविखंडन प्रतिकूल वातावरण यानी कि जल का अभाव, भोजन की कमी, अनुकूलतम से अधिक तापक्रम इत्यादि के समय होता है। प्रतिकूल वातावरण से बचने के लिए यह अपने चारों ओर 3 स्तरीय सुरक्षात्मक आवरण स्थापित करता है, जिसे पुटी कहते हैं, और इस क्रिया को पुटी भवन कहा जाता है। फिर कहते हैं देखिए पुटी के अंदर अमीबा का केंद्रक अनेक केंद्रकों में बढ़ जाता है। अब इन्हें अमीबुली या स्यूडोपोडियोसोपर कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर पुटी जल में घुल जाती है और संतति अमीबा स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक ही रहने देते हैं। इसके आगे आपको हम अगले वीडियो में